हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का तीसरा चैप्टर अणु और परमाणु। इस अध्याय में हमें रासायनिक संयोजन के नियम और भी नियम जो इससे संबंधित हैं, संरक्षण का, स्थिर अनुपात का, अणु परमाणु तत्व क्या है, इससे संबंधित नियमों को पढ़ेंगे और उनके रासायनिक गुण और उनकी परिभाषाओं को हम जानेंगे। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है अणु और परमाणु, सबसे छोटी जो किसी भी तत्व की इकाई है वो है उसका अणु और परमाणु। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है। हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान को 1/12वें भाग को मानक परमाणु इकाई के रूप में लेते हैं। यानी अगर हम देखें कोई भी समस्थानिक है, उसका 1/12वां भाग, तो वह उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु इकाई। इसे U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कहलाता है परमाणु द्रव्यमान, यानी उसका जो भार। अगला है, एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। यदि हम सोचें परमाणु को साधारण आँखों से देख लें तो ऐसा क्यों संभव नहीं होता। तो एक परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि इसे आँखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। अब वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है परमाणु, तो हम उसे साधारण आँखों से कैसे देख सकते हैं? तो उसे आँखों से देखना संभव नहीं होता है। साथ ही किसी तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं, यानी उसके जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने से वो तुरंत आपस में कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। और हम सोचें कि वो क्रियाएं हम अपनी आँखों से देख लें तो ये संभव नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, कुछ रासायनिक सूत्र हैं, उनके नाम दिए हैं, उनके आपको संकेत बताना है। तो पहला हमारा संकेत है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को N2O, वो 2 बड़ा हो दिख रहा है बट N2O बताएंगे। सोडियम ऑक्साइड को N2O से डिफाइन करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा है सोडियम सल्फाइड Na2S। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके सूत्र, रासायनिक सूत्र हो गए। आपको इस तरह से रासायनिक सूत्र में लिखा आएगा, उसके संकेत लिखने होंगे। आइए अगला जानते हैं। अगला है हमें सूत्र द्वारा उनके नाम लिखना है यौगिकों के। तो याद रखना आपको दोनों बनना चाहिए। Al2SO4 थ्राइस लिखा हुआ है, तो Al2SO4 थ्राइस को बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड बोला जाएगा, CaCl2 को बोला जाता है कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है K2SO4 को बोला जाता है पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ है KNO3 को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और पांचवा है CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप इन फॉर्मूलों के यौगिकों को, उनके सूत्र को लिखकर याद कीजिएगा, तभी आपको तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा क्वेश्चन है, अब रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं और किस वैज्ञानिक ने दिए। तो रासायनिक संयोजन का जो नियम है लेवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने अधिक प्रायोगिक किया, और प्रयोग करने के बाद उनने संयोजन के 2 नियम प्रस्तावित किए। तो वो 2 नियम कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो आपको पूछा जा सकता है द्रव्यमान संरक्षण का और स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया, या फिर रासायनिक संयोजन के नियम कौन से हैं। तो आपको याद रखना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो अब देखते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या। तो हम जानेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान यानी जो द्रव है, तो ना तो आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही कहलाता संरक्षण। तो यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कभी भी द्रव्यमान जो है उसका विनाश नहीं होता है, अतः इसका सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। तो आपका ये हुआ आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है स्थिर, तो किसी भी रासायनिक यौगिक उसके अवयवी तत्वों को अनुपात सदैव निश्चित अनुपात में होंगे, और एक निश्चित अनुपात में होंगे तो हम चाहे वो यौगिक कहीं से भी प्राप्त करें, या नल का जल ले लें या हम तालाब का जल ले लें या लैब में प्रयोगशाला में बना लें, तो जो जल हमें प्राप्त होगा, जो जल यौगिक जो हमें प्राप्त हुआ है वो जो हैगा हमेशा निश्चित अनुपात में मिला होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है जो 2:16 में होता है। तो वह चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए वो एक निश्चित अनुपात में होगा, उसे ही हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट सबसे छोटा पॉइंट, तत्व किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ है, ठीक है, या छोटा कण है जिससे सरलकृत नहीं किया जा सकता। सरलकृत का मतलब है और छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। यानी तत्व क्या होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है। आप ऐसी भी भाषा में लिख सकते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे और सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे ऑर्गन हो गया, हीलियम, ऑक्सीजन इत्यादि। ये ऐसे तत्व हैं यदि हम सोचें इन्हें और छोटे छोटे भागों में तोड़ें तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो तत्व हैं, उन्हें और कैसे तोड़ा जा सकता है। तो तत्व सूक्ष्मतम कण हैं जो सरल भागों में नहीं टूट सकते। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। परमाणु किसे कहते हैं। पदार्थ का वह छोटा कण जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखिए हम तत्व में भी देख रहे थे कि 2 भाग में विभाजित नहीं कर रहे हैं, अब परमाणु उससे भी ज़्यादा है। यदि हम सोचें कि उसे सूक्ष्म भागों में तोड़ें तो उससे तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह छोटा से छोटा कण है। अगला क्वेश्चन है अणु किससे कहते हैं। आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है। अणु, परमाणु, ये डेफिनेशन याद होती हैं तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर, याद रखना परमाणुओं से मिलकर, अभी अपन ने देखा परमाणु को तोड़ नहीं रहे, अब परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। यानी O2 OO आपस में मिलके बनाए O2, H मिलके बनाया H2, NN आपस में मिलके बना N2। तो परमाणु ने आपस में मिलकर क्या निर्माण किया, अणु का निर्माण किया। अब आ जाता है परमाणुकता किसे कहते हैं। तो परमाणुकता किसे कहेंगे, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने परमाणुओं की संख्या। यानी कोई भी अणु है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जो परमाणुकता होगी वो 2 होगी, और फास्फोरस की P4 है तो 4 होगी। क्यों, क्योंकि उसमें उस उपस्थित जो जितने भी अणु हैं उस अणु में परमाणु की जो संख्या है वो डिफाइन होती है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता। तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु में O2 डिफाइन करते हैं तो उसकी परमाणुकता क्या होगी, 2 होगी। फास्फोरस के अणु को P4 से डिफाइन करते हैं तो उसकी परमाणुकता 4 होगी। आप इसे लिख के याद कीजिएगा। अगला है द्विपरमाणु किससे कहते हैं। द्विपरमाणु का अणु बोल रहे हैं यहाँ पे, उसे नाम से ही समझ में आ रहा है। द्विपरमाणु कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि 2 परमाणुओं के अणु बनाते हैं। जैसे ऐसे तत्व द्विपरमाणु, यानी अगर हम सोचे H2 हाइड्रोजन लिखना है तो उसे हम H अकेले से नहीं लिखेंगे,
H2 से डिफाइन करेंगे, ऑक्सीजन लिखना है तो O2 से डिफाइन करेंगे, तो ये कहलाते हैं द्विपरमाणुक अणु। तो हम उन्हें उसी तरह से डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल है H2O2 N2, इन्हें हम उन्हीं अवस्था में ही डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम सोचे सिंगल करें तो नहीं दर्शाया जाएगा। अगला है त्रिपरमाणुक किसे कहते हैं? वे अणु जो 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं? O3 का परमाणु बनाते हैं जो त्रिपरमाणुक है। अगला है एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो किसी पदार्थ के 1 मोल में, याद रखना रिपीट कर रहे हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित मान में होता है, जिसका मान हमेशा याद रखना निश्चित 6.022 1076 एंड 10⁻23 होता है। 10 की घात 23 आप उसे लिख सकते हैं 6.022 गुणित 10 की घात 23। इस संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। दशमलव के 2 या 3 अंकों तक हम किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। तो आपको ये बताना है किसी पदार्थ के 1 मोल के कणों की संख्या में निश्चित जो मान होता है वही उसकी क्या कहलाती है? एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है मोलर द्रव्यमान। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, यानी 1 मोल, याद रखिए 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान है। यानी जो भी पदार्थ है उसका 1 मोल जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वही उसका क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब इम्पॉर्टेंट है, आयन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, याद रखना धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। याद रखना धातु अधातुओं में आवेशित कण होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, उन कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ये आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश जैसे धनात्मक या ऋणात्मक 2 आवेश अवश्य ही होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे सोडियम क्लोराइड 2 सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो NaCl बना तो Na+ और Cl- में होता है, अतः इसमें धनात्मक सोडियम होगा और ऋणात्मक क्लोराइड होगा। तो इस प्रकार ये संगठक कण के रूप में कैसे होते हैं? विद्यमान होते हैं। तो जब धन आयन और ऋण आयन आपस में संयोग करते हैं तो वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। आयनिक फॉर्म यानी दोनों आयनों का योग, संयोग, तो वो कहलाता है आयन। तो आपको याद रखना है धातु एवं अधातु जो यौगिक होते हैं उसमें आवेशित जो कण उनसे ही मिलकर बने होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आवेशित कण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो आवेशित कण से जो बने ये यौगिक रहते हैं वो आयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जानेंगे। ऋण आयन तथा धन आवेशित किसे कहते हैं? अब भी हमने जाना आयन आवेशित कण होते हैं तथा जिस पर ऋण तथा धन आवेश होता है। ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेशित आयन और धन आवेश लगा होता है तो वो धन आवेशित आयन कहलाते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से लिख के याद करनी है, इजी वे में याद होगा आपको। अगला है संयोजकता। संयोजकता का अर्थ क्या है? संयोजकता किसी तत्व के परमाणु द्वारा संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। रिपीट करती हूँ, किसी तत्व के परमाणु द्वारा संयोजन करने की क्षमता। मान लो Na+ है और Cl- है। Na जो है जब Cl से संयोग करेगा तो वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। तो उनमें जो जुड़ा तो वो उसके आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने से जुड़े, तो वो उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे जिनका उनने आदान प्रदान किया
वही इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता दर्शाता है। मैं आपको चित्र के द्वारा समझाती हूँ। आइए हम और कुछ उदाहरण जानेंगे कि परमाणुकता में एक अणु, द्विअणु और चतुर्थ और त्रिक कौन से हैं। तो आर्गन एक परमाणुक है, याद रखिए आर्गन एक परमाणुक है। हीलियम भी एक परमाणुक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। फास्फोरस चतुर्थ परमाणुक है। याद रखिए सल्फर बहुपरमाणुक है, यानी सल्फर बहुत सारे परमाणुओं को दर्शाता है। उसकी परमाणुकता उसकी संख्या पर डिपेंड करती है कि वो कितने सारे अष्टकों से घिरा हुआ है। तो ये आपको मैंने बताया परमाणुकता की संख्या और कौन कौन से तत्व परमाणुकता डिफाइन करते हैं। यदि आपको त्रिपरमाणिक का आता है तो आप उसमें ओजोन लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं विस्तार से संयोजकता को, कि संयोजकता क्या कहलाती है। तो देखिए ये चित्र से ही समझ में आ रहा है। संयोजकता यानी किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता दर्शाती है। तो संयोजकता आप ये याद रखिएगा, किसी भी तत्व में जितने परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसे क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। देखते हैं हम एक और चित्र में। देखिए ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का जो है जब विच्छेदन किया जाता है तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है वो जब विन्यासित होता है तो वो 2 8 1 में होता है। अतः पहले 2 फिर 8 फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अतः सोडियम की जो संयोजकता है +1 होगी, और जो क्लोरीन है उसका परमाणु जो क्रमांक है वो 17 है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 7 होगा। तो सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है और क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड जो लवण बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। आप चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि सोडियम ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन किया है दे दिया, क्लोरीन को दिया है, तो क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो जब वो बन गया 2 8 8, पहले था वो 2 8 7 और फिर हो गया वो 2 8 7। इस तरह से आप चित्र के माध्यम से भी जान सकते हैं। आपको ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे अणु और परमाणु में अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है अणु और परमाणु में अंतर। ये 3 अंतर को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, पेपर में आता है। तो पहला है, यह द्रव का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, और यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु और अणु में यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु वो पूरा बन गया है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनकी जो है अणु है N2O2 इस तरह से है, क्योंकि इनने अपनी अवस्था ग्रहण कर ली, इसलिए अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जबकि परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। तीसरा है, यह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अणु किससे मिला, परमाणुओं से मिलकर बना। अब आते हैं परमाणु। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है। यानी परमाणु अगर हम देखें तो परमाणु तत्वों से, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होगा। तो आज हमने जाने सारे अणु और परमाणु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अगले वीडियोज़ में मैं इसी चैप्टर के MCQs लेकर आऊँगी। आज के क्वेश्चन आंसर यहीं तक। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझकर लिखकर तैयार करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, यदि कोई डाउट होता है तो मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियोज़ के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।